विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य की परिभाषा, काव्य का स्वरूप और काव्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो विषय है यह कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अतः यह सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और आपके लिए आगे के लिए भी उपयोगी होगा। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा बहुत ही प्रचलित है और उन्होंने कहा था, वाक्य रसात्मकम काव्यम, जिसका आशय है रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जो हमारे हृदय में रस की अनुभूति कराएं। अब दूसरी परिभाषा ले लेते हैं। दूसरी परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की। आपने कहा था, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, जिसका आशय है रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य है। अर्थात काव्य वह है जो रमणीयता प्रदान करे, हमारे अंदर आनंद, उल्लास या आह्लाद का भाव उत्पन्न करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के संदर्भ में बहुत कुछ कहा है और बहुत विश्लेषण किया है। उनकी एक परिभाषा ले लेते हैं। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, उसे काव्य कहते हैं। बात वही है जो उक्ति का आशय है कथन, हृदय में कोई भाव जागृत कर दे। कहने का आशय यह है कि हृदय में जो स्थायी भाव, 10 स्थायी भाव होते हैं, किसी कथन को, किसी उक्ति को सुनकर वह भाव अपने आप बाहर प्रकटित होने लगे, तो ऐसी उक्ति को काव्य कहते हैं। इस प्रकार काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों आते हैं। अर्थात हृदय के जो भाव हैं उनको गद्य भी बाहर निकालता है, पद्य के माध्यम से भी वे बाहर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों आते हैं, क्योंकि गद्य और पद्य हृदय में भावों को जागृत करते हैं और रमणीय अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल काव्य शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाने लगा है। कविता के अर्थ में काव्य का प्रयोग किया जाने लगा है, पद्य के अर्थ में काव्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। किंतु वास्तव में काव्य गद्य को भी कहते हैं और पद्य को भी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कविता के स्वरूप की, या काव्य के स्वरूप की, या काव्य के पक्ष की। अर्थात कविता होती कैसी है, कविता का स्वरूप कैसा है। तो कविता के या काव्य के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है आंतरिक पक्ष, जिसे अनुभूति पक्ष कहते हैं या भाव पक्ष कहते हैं, और दूसरा है बाह्य पक्ष, जिसे अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं या जो कला पक्ष के अंतर्गत आता है। आपको कवियों के साहित्यिक परिचय बताते समय हमने आपको बताया था कि भाव पक्ष के अंतर्गत कविता की अंतर्वस्तु को लिया जाता है और बाह्य पक्ष के अंतर्गत जो बाहरी रूप है कविता का उसको लिया जाता है। तो अब पुनः इसको एक बार देख लेते हैं कि आंतरिक पक्ष में कौन कौन सी बातें आती हैं। वैसे तो साहित्यिक परिचय बताते समय आपको हमने ये बताया ही था। भाव पक्ष में पहला आता है रसात्मकता या भाव सौंदर्य। दूसरी
बात आती है अनुभूति की तीव्रता। कविता वह होती है, काव्य वह होता है जो हमारे मन को, हमारे हृदय को तेजी से अनुभव कराती है, और ऐसा अनुभव कराती है कि जो नहीं किया होता है। तीसरा है नाद सौंदर्य। शब्दों के माध्यम से या उसके प्रवाह के माध्यम से एक अलग तरह का सौंदर्य अपने आप प्रकट होता है। ये काव्य का तत्व होता है। और तीसरा है कल्पना का सौंदर्य या अप्रस्तुत सौंदर्य, जो हमारे पास है नहीं। कवि या लेखक उसको इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह कल्पना का बिंब हमारे सामने साकार हो जाता है। यानी कल्पना का बिंब बनाना यह कविता है। यानी जो हमारे सामने नहीं है उसको हमारे मानस पटल पर प्रस्तुत कर देना, ये काव्य है। तो ये थे आंतरिक तत्व। अब करते हैं बात बाह्य तत्वों की या कला पक्ष की। तो उसमें लय जानते ही हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो एक बहाव होता है, गति होती है। तो समान वर्ण या समान मात्राएं या समान ध्वनियाँ कविता की पंक्ति के अंत में जब आती हैं तो उसे तुक कहते हैं। छंद आप जानते ही हैं। शब्द योजना, शब्दों की योजना ऐसी होती है जिसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वो कविता सौंदर्य को प्राप्त होती है। काव्य भाषा, भाषा का भी उसी के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद अलंकार जानते ही हैं आप, और अंत में काव्य गुण। काव्य गुण 3 होते हैं। एक प्रसाद गुण, कविता आसानी से समझ में आ जाए, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, जब हृदय प्रसन्नता से भर जाए, मिठास से भर जाए, माधुर्य गुण। और ओज गुण, जब हृदय दीप्त हो जाए, ओज से, जोश से भर जाए, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। अब बात करते हैं स्वरूप के आधार पर काव्य के भेदों की। देखिए, काव्य के भेदों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद कितने हैं। तो स्वरूप के आधार पर काव्य के 2 भेद हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य किसे कहते हैं आपको पता ही है। जिस रचना का रसास्वादन देखकर, सुनकर या पढ़कर किया जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य अर्थात देखकर, सुनकर या पढ़कर जिस काव्य का आनंद लिया जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एकांकी, नए मेहमान, बहू की विदा, सूखी डाली, टीवी सीरियल, ये भी दृश्य काव्य के ही रूप हैं। अब बात करते हैं श्रव्य काव्य की। दूसरा भेद है ये स्वरूप के आधार पर काव्य के भेदों का। जिस रचना का रसास्वादन या जिस रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर किया जा सके उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कबीर, सूरमीर, तुलसीदास आदि के जो दोहे हैं, पद हैं, वो सब श्रव्य काव्य हैं। रामचरितमानस, कामायनी, ये सभी रामचरितमानस इत्यादि ये सभी श्रव्य काव्य हैं। अब बात करते हैं श्रव्य काव्य के भेद। तो श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। अब इसको हम आगे विस्तार से समझाएंगे क्योंकि ये परीक्षा में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य और इनके भेद आते हैं, तो इनको आगे विस्तार से समझाया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि भेद है या स्वरूप है कविता का, इसको अच्छे से समझाएं, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इनका क्रम हमने इस ढंग का रखा है। अब शैली के आधार पर काव्य के भेद। पहले बताया था कि काव्य के अंतर्गत परिभाषा में कि गद्य भी आता है और पद्य भी आता है। तो इसी आधार पर, शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद हैं। पहला है पद्य काव्य, जिसे सामान्यतः काव्य कहा जाने लगा है आज। तो पद्य काव्य में वही प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों आ जाएंगे क्योंकि यही श्रव्य काव्य हैं
और यही पद्य काव्य हैं। तो प्रबंध और मुक्तक श्रव्य काव्य के भी भेद हैं और पद्य काव्य के भी भेद हैं। अब फिर दूसरा भेद है गद्य काव्य, और इनको हम आगे विस्तार से समझाएंगे। और तीसरा है चंपू काव्य। तो शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद हो गए, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब बात करते हैं पद्य काव्य किसे कहते हैं। भाव प्रधान, जो अभी बात की थी काव्य के स्वरूप में, तो इसमें भाव प्रधानता ज़्यादा होती है, रसानुभूति अधिक होती है। दूसरा, पद्य काव्य में छंद अथवा नियमित लय का प्रयोग किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से किया जाता है। यानी पद्य काव्य वह है जिसमें छंद हो, या छंद नहीं भी है तो लय किसी न किसी रूप में हो। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य इसके अंतर्गत आते हैं। यानी पद्य काव्य में अभी बताया था हमने। अब बात करते हैं गद्य काव्य की। परिभाषा के समय आपको बताया गया था कि काव्य के अंतर्गत गद्य भी सम्मिलित है, क्योंकि वह भी रसानुभूति देता है। इसलिए गद्य भी, जैसे आप नाटक देखें, एकांकी देखें, तो उनमें रसानुभूति होती है, इसलिए गद्य काव्य भी काव्य के अंतर्गत ही आता है, जैसे कहानी इत्यादि। अब बात करते हैं कि गद्य काव्य है क्या। तो यह विचार प्रधान होता है, गद्य विचार प्रधान होता है। पद्य मूलतः अधिकांशतः भाव प्रधान होता है। दूसरा है वाक्यबद्ध होता है, गद्य वाक्यबद्ध होता है, पद्य छंदबद्ध होता है। अब इसमें छंद और लय का प्रयोग नहीं किया जाता है। गद्य काव्य में छंद और लय का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा प्रकार था काव्य का शैली के हिसाब से, शैली के अनुसार, चंपू काव्य। चंपू काव्य वह काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों काव्यों के लक्षण देखने को मिलते हैं। भावात्मकता भी होती है, विचारात्मकता भी होती है, साथ में लय भी होती है, छंदबद्धता के भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और वाक्यबद्ध भी होता है। तो ये कहलाता है चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों के लक्षण हो। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का यह चंपू काव्य का एक उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बात करते हैं काव्य या श्रव्य काव्य, जिनकी पहले बात की थी, के भेद। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है 10वीं से 12वीं तक के लिए, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए। तो इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि पूरा जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, इस सब को आपको अच्छे से देखना है, और कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, किंतु प्रश्न इनमें से ज़्यादा बनते हैं, अधिक बनते हैं। तो काव्य के 2 भेद हो गए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब बात करते हैं प्रबंध काव्य क्या है। प्रबंध काव्य के भी 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीतियाँ। इनको हम विस्तार से समझेंगे। और मुक्तक काव्य के 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो इनको आगे हम समझेंगे, लेकिन पहले हम प्रबंध काव्य को लिखते हैं। 2 भाग थे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो बात करते हैं कि ये प्रबंध काव्य क्या होता है। काव्य का वह प्रकार जिसमें कथा होती है, जिसमें अनेक छंद उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात वह काव्य जिसमें कथा हो, और कथा छंदों के माध्यम से आगे बढ़े। एक छंद भी हो सकता है, एक छंद, देखिए अनेक प्रकार, मतलब एक ही प्रकार के छंद की संख्या अनेक हो सकती है, ठीक है, या अनेक प्रकार के छंदों की संख्या भी अनेक हो सकती है। तो ये स्पष्ट हो गया। ये नहीं कि प्रबंध काव्य में अनेक छंद हो, क्योंकि प्रबंध काव्य में एक भेद है खंड काव्य, उसमें एक छंद भी होता है। तो इसलिए ये ध्यान दे लें कि काव्य का वह रूप जिसमें कथा होती है और अनेक छंदों के माध्यम, ये नहीं कि केवल एक ही छंद है और एक ही छंद में पूरी कथा होती है, ऐसा नहीं है।
तो अनेक छंद उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। वह कथा क्रम से होती है, यह नहीं है कि एक छंद आगे उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, तो इन छंदों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो उनके छंदों के क्रमों को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, छंद एक दूसरे से बंधे रहते हैं। या इसको पूर्वोपर संबंध कहते हैं। पूर्वोपर का अर्थ यही होता है कि जो पहले बात आ गई उसके बाद दूसरी बात आएगी, फिर तीसरी बात आएगी, चौथी बात आएगी, क्रम से रहता है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। इसमें विस्तृत का अर्थ है कथाएं और उपकथाएं होती हैं। इसमें जीवन की विभिन्न झांकियां सम्मिलित होती हैं। इसके 3 उपभेद हैं। पहला है महाकाव्य। अब बात करते हैं कि महाकाव्य क्या है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त यानी श्रेष्ठतम गुणों से युक्त होता है। पहले महाकाव्य में कहा गया था कि के लक्षणों में कि श्रेष्ठ कुल का, उच्च कुल का व्यक्ति होना चाहिए, किंतु अब परिभाषाएं बदल गई हैं। वह किसी भी कुल से हो सकता है, किंतु सबसे बड़ी बात यही है कि धीरोदात्त हो। धीरोदात्त का अर्थ है श्रेष्ठतम मानवीय गुणों से युक्त हो। दूसरा लक्षण है 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं। अब कभी कभार नियम में अंतर संशोधन हो जाता है। जैसे रामचरितमानस एक बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है, किंतु उसमें 7 सर्ग हैं, किंतु सारे लक्षण हैं, इसलिए उसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरी विशेषता है कि शांत, वीर अथवा श्रृंगार में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य रसों का भी उसमें प्रयोग होता है। अनेक छंदों का प्रयोग होता है। आप रामचरितमानस में ही देखें तो दोहा, चौपाई, सोठा, कबित आदि छंद हैं। अनेक सर्गों यानी खंडों में बटा है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड। तो इस तरह से ये खंड होते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भी इसी तरह खंडों में बटा हुआ है। अनेक छंदों का प्रयोग इसमें होता है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो ये महाकाव्य के प्रमुख लक्षण हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार देके आप अपने ढंग से समझा सकते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, तो इन्हीं लक्षणों को इकट्ठा करके आप एक परिभाषा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह आपको सीखना है, छोटा करना, बड़ा करना और यही सिखाना कक्षा का उद्देश्य होता है, विद्यालयों का उद्देश्य होता है कि अपने ढंग से आप स्वयं लिख सकें। इसी कारण मैं कम से कम नोट्स मतलब जो लिखित रूप में कम से कम देता हूँ। उदाहरण देख लें तो रामचरितमानस तुलसीदास का, कई बार रामायण कह देते हैं, तो रामायण तुलसीदास जी की रचना नहीं है। हाँ, उसको रामायण नाम से पुकारा जरूर जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और भी बहुत सारे महाकाव्य हैं, तो आप उन्हें भी खोज के और उनका के बारे में पता कर सकते हैं। लोकायतन है, ये सुमित्रानंदन पंत जी का है। अब आगे चलते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। देखो, महाकाव्य में नायक के पूरे जीवन का चित्रण होता है। कथाएं और उपकथाएं होती हैं, इसी कारण कई सर्गों में बंधा होता है। लेकिन खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना, किसी विशेष घटना को बहुत ही अच्छे से हृदय स्पर्शी तरीके से ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब खंड काव्य के लक्षण ले लेते हैं। खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। एक चमकदार पक्ष को खंड काव्य में उद्घाटित किया जाता है। इसमें प्रायः एक ही छंद का
प्रयोग होता है। एक ही छंद का आशय है एक ही प्रकार के छंद का, जैसे चौपाई ही चौपाई हो सकती है, दोहा ही दोहा हो सकते हैं, कवित्त ही कवित्त हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि एक ही छंद हो, एक आध और भी हो सकता है, किंतु महाकाव्य में अधिक छंदों का प्रयोग होता है। तो एक ही प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कथा वस्तु। तो कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित हो सकती है। इसके अलावा अन्य विषयों पर आधारित हो सकती है, लेकिन वह श्रेष्ठ उद्देश्य के आधार पर बुनी गई हो। श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है। इसमें एक रस प्रधान हो सकता है, अधिक रस, जैसे उसमें 3 रस होते थे, इसमें एक रस ही प्रधान होता है, या 2 रस हो सकते हैं। इसका उद्देश्य महान होता है। अब बात कर लेते हैं उदाहरणों की। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, जयद्रथ पद ये भी मैथिली शरण गुप्त का है, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का है, हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे का है। तो ये खंड काव्य हो गए। अब प्रबंध काव्य का तीसरा भेद है आख्यानक गीतियाँ। आख्यान का अर्थ होता है कहानी। देखिए, महाकाव्य था, महा का अर्थ विशाल, इसके बाद खंड यानी छोटा या टुकड़ा। अब आख्यानक माने कहानी संबंधी गीतियाँ, गीत, कहानी, गीत का कहानी। तो आख्यानिक गीति एक पद्यबद्ध कहानी होती है। पद्य यानी कविता में बंधी हुई कहानी होती है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, त्याग आदि से संबंधित प्रेरक घटना को कथा के माध्यम से काव्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है, गीतात्मकता होती है और नाटकीयता भी होती है। आपने झांसी की रानी कविता अवश्य पढ़ी होगी। सिंहासन हिलोठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम की कहानी को पद्यबद्ध किया गया है। रंग में भंग, तुलसीदास आदि ये आख्यानिक गीतियों के लक्षण हैं। अब बात करते हैं मुक्तक काव्य। प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था करना, जोड़ना, और मुक्तक का अर्थ होता है मुक्त, स्वतंत्र। मुक्तक मोती से बना है, मुक्तक स्वतंत्रता से बना है। जिस तरह से मोती अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, मोती को धागे में पिरोकर माला बना दी जाती है, यानी पिरोना यानी प्रबंध। तो प्रबंध काव्य माला की तरह होता है और मुक्तक एक मोती की तरह होता है। तो मोती के उदाहरण से आप प्रबंध और मुक्तक के अंतर को अच्छे से समझ सकते हैं कि मुक्तक एक मोती की तरह है जिसकी अपनी स्वयं की ही आभा सुंदरता है, और जब माला होती है, हार होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर, बहुत सारे मोती मिलाकर एक सौंदर्य का समूह माला के रूप में संजोया जाता है, प्रबंध किया जाता है। अब मुक्तक काव्य किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। काव्य का वह रूप जिसमें एक ही छंद में एक विचार, एक भाव, एक अनुभूति या एक ही कल्पना को बिना किसी पूर्वोपर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ किया जा गया हो, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अब इसको आप समझ लो, एक ही छंद होता है और जिसमें एक विचार या एक ही भाव या एक ही अनुभव या एक ही कल्पना को प्रस्तुत किया जाता है। पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम एक दोहे को लें कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसमें एक ही विचार,
सच्चाई को व्यक्त किया गया है। तो एक ही छंद में पूरी बात कह दी है, इसका किसी से कोई नाता नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र बात है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पूरे पद में एक ही बात है जिसका कहीं से कोई जुड़ाव नहीं है। तो काव्य का वह रूप जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसमें एक ही छंद हो, उस एक छंद में या तो एक विचार हो, या एक भाव हो, या एक अनुभव हो, या एक कल्पना हो, जिसका न आगे से संबंध न पीछे से संबंध, वह तो मोती की तरह खुला हो, तो ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, अपने आप में स्वतंत्र, जैसे मोती अपने आप में स्वतंत्र है। देखो, प्रबंध काव्य के मोती आपस में जुड़े हैं, लेकिन मुक्तक काव्य का मोती अपने आप में स्वतंत्र है। तो मुक्तक काव्य का जो प्रत्येक छंद है वह अपने एक छंद ही है और वो स्वतंत्र होता है। वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है और उसमें जो कुछ भी समझाया जाता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। उसको ना आगे की कहानी से मतलब है और ना पीछे की कहानी से। इसी को कहते हैं पूर्वोपर संबंध। ना पहले से कोई मतलब है और ना बाद से कोई मतलब है, वह तो केवल एक ही बात व्यक्त करता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें केवल एक ही बात को व्यक्त किया जाता है। अब इनके उदाहरण चाहे बिहारी के दोहे देख लें, चाहे कबीर के दोहे, सूरदास के पद, मीरा के पद, ये मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। अब मुक्तक के प्रकार, मुक्तक दो तरह के होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरे गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक वे होते हैं जो विषय प्रधान होते हैं, जिसमें विषय प्रमुख होता है और विचार प्रधान होते हैं, और ये दिमाग की उपज होते हैं, यानी सोचने समझने की बात है तो पाठ्य मुक्तक पढ़कर समझने में आते हैं। तो ये विचार प्रधान है या विषय प्रधान होते हैं। और इनमें दोहे हम ले सकते हैं, जैसे बिहारी के दोहे हो गए, वृंद के दोहे हो गए, तो ये विचार प्रधान है। गेय मुक्तक, गेय का अर्थ है गाने योग, इन्हें प्रगीति भी कहते हैं। यह भाव प्रधान होते हैं। इनमें पाठ्य मुक्तकों में जहाँ विचारों की प्रधानता होती है, पढ़कर ज़्यादा समझ में आते हैं, सोचने समझने चिंतन की बात होती है। गेय मुक्तक भाव प्रधान होते हैं। इसमें संगीतात्मकता होती है, लय का ज़्यादा महत्व है, लयात्मकता है, और सौंदर्य बोध भी इनमें अधिक होता है। अब इनके हम उदाहरण देखें तो मीरा, सूर, तुलसी आदि के जो पद हैं, कबीर के भी पद हैं, उनको हम गेय मुक्तक के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज कविता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, प्रकारों को भी अलग अलग ढंग से बताया है। इनको आपको एक बार अच्छे से समझना है और पढ़कर अपनी पुस्तिका में लिख लेना है। निस्संदेह यह सब आपसे बनेंगे। आज इतना ही, अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे।